बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ मैंने नोटिस की जिसके ऊपर मुझे लगा कि ये डिटेल में एक वीडियो बनाना बनती है, और ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 3 से 4 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ। आपको थंबनेल से टाइटल से भी आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं जी, यूरोप जाना है और मेरे पास पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड फोटो है, मेरे पास एफआरसी है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मुझे यूरोप जाना है। जब उनसे बैंक स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, वो कहते हैं जी नहीं, बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है। वो हमें कहते हैं बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है, मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, वाइट बैकग्राउंड फोटो है। बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर ये आपने बनाना है, एंटी एंड टैक्स रिटर्न सारा कुछ आपने करना है, मेरे पास सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे क्या पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, एफआरसी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे कोई बंदा इजीली यूरोप, कनाडा, यूके किसी भी डेवलप कंट्री में जा सकता है इजीली? तो इसका जवाब है नहीं। अगर ये पॉसिबल होता कि इन सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बंदा यूरोप या यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में, बड़े कंट्रीज में चला जाए, तो मुझे लगता है कोई 90% पाकिस्तानी जा चुके होते। क्योंकि ये पासपोर्ट हर बंदे के पास होता है, आईडी कार्ड हर बंदे के पास होता है, फोटो हर बंदा बनवा सकता है, एफआरसी हर बंदा नादरा से अपनी ले सकता है 500-600 रुपये में। तो अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे जाना होता तो 90% तो पाकिस्तान वैसे ही, कोई यूके बैठा होता, कोई यूरोप बैठा होता। तो आपने ये चीज़ समझनी है। मैं बेसिकली आपको कुछ लॉजिक समझाने आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने एक विजन बनाया हुआ है कि मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, यूके जाना है। एक विजन उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है, या उनका फ्यूचर, वो मतलब फ्यूचर में उन्होंने प्लान किया हुआ है कि यार मैंने जाना ही जाना है। आपने जब एक घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, मिसाल में आपको देने लगो समझाने के लिए, आप जब घर बनाने के लिए एक फॉर एग्जांपल, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी प्लान किया कि यार मैं फ्यूचर में 5 मरले का घर बनाऊंगा। अब आपके पास सीमेंट भी आ चुका है, आपके पास ईंटें भी आ चुकी हैं, आपके पास रेत भी आ चुकी है, बजरी भी आ चुकी है, मिस्त्री भी, मजदूर जो है वो अवेलेबल है आपके पास, सारा आपके पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपके पास प्लॉट नहीं है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी वेस्ट है, क्योंकि आपके पास प्लॉट ही नहीं है घर बनाने के लिए। 5 मरले घर बनाने का विजन भी देख लिया, ख्वाब भी देख लिया, सारी चीज़ें पूरी भी कर ली, लेकिन प्लॉट ही नहीं है। तो वो आपकी रेत हवा में पड़ी पड़ी उड़ती रहेगी, बच्चे खराब करते रहेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह आपको, आप जब वीज़ा अप्लाई करने का सोचते हैं ना, यूरोप का, यूके का, कनाडा का, किसी बड़ी कंट्री का, तो उसमें जो आपकी मेन प्लॉट है ना, जो आपका यानी मटेरियल जो आपके पास पड़ा हुआ है, पासपोर्ट पड़ा है, आईडी कार्ड पड़ा है, एफआरसी पड़ा है, वाइट बैकग्राउंड फोटो पड़ी है, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स भी हम आपकी बना देंगे, जॉब बिजनेस भी हम आपका शो कर देंगे, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती, बन जाती हैं। लेकिन जो प्लॉट की हैसियत होती है ना, वो बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप जितने मर्जी तगड़े जॉब के डॉक्यूमेंट्स शो कर लें, बिजनेस के शो कर लें, आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आप कभी भी वीज़ा नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स या वीज़ा की जो बुनियाद होती है वो, या वीज़ा, आप सिंपल इज दैट, के वीज़ा 75% आपका वीज़ा आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 25 to 30% जो होता है वो आपके कंसल्टेंट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फाइल प्रिपरेशन, सबमिशन, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। 70 to 75% आपका वीज़ा आपकी बैंक स्टेटमेंट पे मुनसर होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है, तो आप जितने मर्जी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास चले जाएं, एजेंट के पास चले जाएं, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। अनलेस कि अगर आपका कोई कंसल्टेंट है, उसके अब्बा जी एम्बेसी में नहीं बैठे हुए। यानी फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे कंसल्टेंट के पास चले जाएं जिसके अब्बा जी एम्बेसी में बैठे हुए हैं, मतलब वीज़ा ऑफिसर ही वो हैं, तो वो तो ले देंगे आपको। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कंसल्टेंट आपको कहे कि जी मैं वीज़ा आपको ले दूंगा, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो हम बना लेंगे, तो वो फ्रॉड है, फेक है। बैंक स्टेटमेंट कभी भी, जुगाड़ जुगाड़ जो होते हैं बैंक स्टेटमेंट के नहीं लगते। जॉब के लग सकते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन के लग सकते हैं, फैमिली डॉक्यूमेंट्स में लग सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में कभी भी जुगाड़ नहीं लग सकता, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो ट्रिकी होती हैं, जो छोटी छोटी नोटिसेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एक ट्रांजैक्शन को छेड़ना है, तो नीचे आपको सारी ट्रांजैक्शंस को छेड़ना पड़ता है। आपको एक डेट को छेड़ना है, तो आपको, क्योंकि एक लाइन वाइज चलती आ रही हैं चीज़ें, आपको एक ट्रांजैक्शन को आपने, मतलब फॉर एग्जांपल 5,000 की ट्रांजैक्शन है, उसको आपने अगर फेक जो स्टेटमेंट शो करते हैं, उस 5,000 की स्टेटमेंट जो ट्रांजैक्शन है उसको अगर आपने 5 लाख करना है ना, तो बैलेंस भी आपका छिड़ेगा। नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको भी चेंज करना पड़ेगा, डेट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और 98% लोग फंस जाते हैं। कभी भी फेक स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा निकलते ही नहीं है। अगर कोई कहता है, तो वो मेरा ख्याल है को सन 2000 में शायद अप्लाई किया हो, जिसका लग गया हो, वरना आज के दौर में पॉसिबल ही नहीं है कि फेक फेक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका वीज़ा लग जाए।
तो अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी मैंने आपके साथ डिस्कस ये करनी थी कि पिछले कुछ दिनों से ना कुछ लोग वो भी है जो मुझसे राब्ता कर रहे हैं, जी मेरे पास 28 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है मेरे पास 20 लाख पड़ा है, कोई कह रहा है कितने लाख पड़ा हुआ है। मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि आपके पास ठीक है, वो जो 20-25 लाख पड़ा हुआ है, 15 लाख पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा हुआ है, जितना भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, क्या आपने उसको मेंटेन किया हुआ है? नहीं जी, मेंटेन नहीं किया हुआ, वो कैश की सूरत में पड़ा हुआ है। या वो मैंने एक अकाउंट में रखवाया हुआ है, बस मैं आई चलाई नहीं की हुई, वो अकाउंट में पड़ा हुआ है 6 महीने से। सबसे बड़ी जहालत ये होती है कि जब आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास अकाउंट भी है, फिर भी आप स्टेटमेंट नहीं बना रहे, या आपके पास कैश पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, एज ए कैश उसको रखा हुआ है, बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाया। अगर बैंक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें पैसे नहीं रखवाते। यानी मैं कहता हूँ सबसे दुनिया में जाहल तरीन और बदकिस्मत इंसान वो है जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन उसने स्टेटमेंट कभी मेंटेन ही नहीं की। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो आखिरी 6 महीने की, प्रॉपर यूटिलाइज हो, जैसे ट्रांजेक्शन होती हैं वैसे हों, आप 101% अपना लीगली प्रॉपर प्रोसेस के जरिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको किसी ये 25 लाख 50 लाख रुपया जो डिमांड कर रहे थे ना यूरोप कनाडा की, वो ये काम आप सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए में आपका हो जाता है। यानी यूरोप का वीज़ा आपको मैक्सिमम को 1.5 लाख रुपया खर्चा आपका होता है टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पे। आप कनाडा का देख लें, कोई मैक्सिमम को 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा होगा, ऑस्ट्रेलिया का देख लें कोई इतना ही होगा, न्यूजीलैंड का कोई पौने 2 लाख रुपए तक खर्चा चला जाता है, डेढ़ पौने 2 लाख। मतलब इतने मैक्सिमम को यार 2 लाख रुपए आपका खर्चा आता है। किसी कंट्री की ज़्यादा ही वीज़ा फीस है, जैसे न्यूजीलैंड की 85,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में फीस है, ज़्यादा फीस है तमाम एम्बेसीज से। लेकिन फिर भी आप मान के चले तो कोई 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं आता आपका। तो 50 लाख 60 लाख रुपए एजेंट को जो देना है, वही 40-50 लाख अपने अकाउंट में रख के उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, मेंटेन करें और अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर लें। अब वीडियो को थोड़ा वाइंड अप करते हैं और मैं आखिरी 2-4 मिनट में आपको स्टेटमेंट, अच्छे से स्टेटमेंट बनाने का तरीका भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है कि जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, जी मेरे पास ये सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे वीज़ा में अप्लाई कर लूँ, मुझे वीज़ा ले देंगे, बैंक स्टेटमेंट आप बना देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना ज़रूरी है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक स्टेटमेंट बनाने के पहले क्या होता था, पहले लोग बैंक स्टेटमेंट बनाते थे ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है या 15 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, वट जितना भी बैलेंस है आपके पास, वो क्या करते थे, 50,000 जमा करवाया, 70,000 निकलवा लिया, 30,000 जमा करवाया, 50,000 निकलवा लिया। वो खुद ही जाके इधर से जमा करवाने, उधर से एटीएम मार के खुद ही निकाल लेने, इधर से जमा करवाई जाने, इधर से एटीएम मार के निकलवाई जाने। ये स्टेटमेंट चल जाती थी और बड़े लोगों ने वीजे लिए भी। आजकल वीजा ऑफिसर्स भी समझदार हैं, उनको भी उन्होंने अकाउंट्स पढ़े होते हैं भाई, बड़ी एजुकेशन होती है, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं उनके। अब उनको पता है कि जो बंदा ये हरकत कर रहा है ना कि इधर से 30,000 जमा करवा दिए, उधर से फिर एटीएम मार लिया, इधर से 70,000 जमा करवा दिया, फिर एटीएम मार लिया, उनको पता होता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट हमें दिखाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। आपने जब भी स्टेटमेंट बनानी है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आज इस महीने में आपने स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है, आज 1 तारीख 5वां महीना 2026 है, आज यकम मई है और आपने आज से स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है। तो आपके अकाउंट में स्टेटमेंट बनाने से यानी यकम मई से पहले आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस है 20 लाख रुपया, मतलब आपके पास 20 लाख रुपया जिसको आपने यूटिलाइज करके एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बैलेंस शो करना है। तो आपके अकाउंट में पहले ही ऑलरेडी 5 से 7 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए या 8 लाख रुपया, ठीक है, ताकि जो बाकी 12 लाख, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपया है तो 8 लाख रुपया आपके पहले ही अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। जो 12 लाख रुपया उसको आगे यूटिलाइज करना है, उसको तोड़ के ट्रांसैक्शन वाइज जो है ना वो उसको मेंटेन करना है, ताकि वो 12 लाख मजीद 8 लाख में ऐड हो जाए और 20 लाख रुपया मेरा शो हो जाए। ये नहीं करना कि आज 1 तारीख है और पीछे अकाउंट में 30,000 पड़ा हुआ था या 15,000 और आज लाख रुपए की ट्रांसैक्शन कर ली, फिर 1.5 लाख की कर ली और 20 लाख रुपया ये 6 महीनों में रखवा देना। ऑफिसर को पता चल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस इस बंदे का सिर्फ 15-20 हज़ार या 50,000 था या 1 लाख रुपया था और इसने किसी से पैसे पकड़े हैं, उन पैसों की आई चलाई करके मेरे सामने ले आया। जबकि जो एक्चुअल तरीका होता है वो यही होता है कि आपका जो क्लोजिंग, जितना भी आपके पास पैसे हैं, 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, 10 लाख है, जितने भी पैसे हैं उसका 40%, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के पास 10 लाख रुपया है तो वो 4 लाख रुपया अपने अकाउंट में पहले ही रखवा लेगा। यानी कि इस देखें, वीजा ऑफिसर क्या कहता है, आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए। तो अगर आपने यकम मई से स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है तो इस महीने में आपने सिर्फ अपने अकाउंट, अगर आपका अकाउंट खाली है या 50,000 60,000 पड़ा हुआ है, तो आपने जितनी भी अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है वो सारी पहले अपने अकाउंट से निकाल लेनी है। उस अमाउंट का 40% जितना भी बनता है, गूगल पे देख लीजिएगा,
वो अपने अकाउंट में इस महीने में रखवा लेना है। ठीक हो गया जी। इस महीने में वो 40% आपके अकाउंट में आ गया। अब इस महीने आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ज़ाया है, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने इकट्ठी 40% अमाउंट इस महीने में रखवाई है। वो डाउटेबल इनकम है, कितनी इनकम 40% अमाउंट कैसे आ गई। इस महीने सिर्फ आपने मई में, या यानी आज यकम मई है, तो आज आपने जितनी भी अमाउंट आपके पास है उसका 40% आपने अपने अकाउंट में आज ही रख लेना है। यानी 10 लाख रुपया तो उसका, यानी 10 लाख रुपया है तो उसका 4 लाख रुपया रख लेना है। 50 लाख रुपया तो 15-20 लाख रुपया उसमें रख ले पहले इस महीने में। ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है वो फिर आपने उसको एज बाय कैश अपने पास रखें। और बाकी जो अमाउंट है वो अगले महीने से, यानी जून से आपने स्टार्ट करनी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर ये 6 महीने आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। यानी एक मिसाल देने लगो, अपनी अमाउंट के हिसाब से आप बना लीजिएगा। चीज़ें रिपीट होती हैं लेकिन आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 20 लाख रुपए है, मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने आई चलाई नहीं की, या मेरे पास कैश की सूरत में पड़ा हुआ है, आई चलाई नहीं की, या मैंने किसी से लेना है, उसने कहा भाई मैं सपोर्ट के लिए तुझे दे दूंगा, तो मेंटेन करके स्टेटमेंट मुझे वापस कर देना। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वो 20 लाख रुपया कैश की सूरत में पड़ा हुआ है तो वो मेरे पास ऑलरेडी कैश में है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो पहले वो मैं सारा 20 लाख रुपया निकलवा लूंगा। निकलवा लिया, मेरे पास कैश की सूरत में आ गया, या किसी और दूसरे अकाउंट में मैंने रख लिया, या कैश की सूरत में अपने पास रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, उस 20 लाख में से मैं को तकरीबन 7-8 लाख रुपया जो है ना, वो इस महीने यानी मई में, आज यकम मई है, आज मैं अपने अकाउंट में 7-8 लाख रुपया, यानी अपनी अमाउंट का 40%, 7-8 लाख रुपया आज मैं अपने अकाउंट में रखवा दूंगा। अब इस महीने फिर मैं कोई ट्रांसैक्शन नहीं करूंगा, वो जो पैसे पड़े हुए हैं वो मैंने कैश की सूरत में रहने देने हैं। इस महीने मैंने कोई भी ट्रांसैक्शन नहीं करनी। फिर आ जाएगा जून, यानी मई गुजर गया, फिर जून आ गया। अब जून से मैंने अपनी ट्रांसैक्शन स्टार्ट कर देनी है। यानी 7-8 लाख रुपया पहले ही मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। जो जून, यकम जून से फिर मैंने जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना बाकी, यानी 20 लाख में से 7 लाख निकला, 13 लाख पीछे रह गया। वो 13 लाख मैं यकम जून से स्टार्ट करूंगा, और नवंबर तक, ये 30 या 31 नवंबर तक मैं उस, मतलब वो 6 महीने जो आगे होंगे, जून से लेके आगे ऑन फॉरवर्ड 6 महीने, वो जो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं ना 13 लाख रुपया, उसको मैं डिवाइड कर लूंगा। यानी 1,50,000 करवा दिया, 30,000 करवा दिया, 31 करवा दिया, 33 करवा दिया, 60,000 करवा दिया, 39,000 करवा दिया, 17,000 करवा दिया। इस तरह मल्टीपल ट्रांजेक्शन के जरिए मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। और वो 6 महीने, वो 13 लाख में वो 6 महीने के अंदर अंदर अपने अकाउंट में जमा करूंगा, और उससे निकालूंगा भी, यूज भी करूंगा। अच्छा, इससे फिर क्या होगा, वीजा ऑफिसर को पता होगा कि यार ये बंदे ने पहले भी इसी तरह सेविंग की है। जो 8 लाख रुपया पड़ा हुआ है ना, क्योंकि जो आपने वीजा ऑफिसर को आखिरी 6 महीने की स्टेटमेंट देनी है। आपने दिसंबर में वीजा अप्लाई करना है तो फिर आपकी स्टेटमेंट जून से लेके, यकम जून से लेके नवंबर तक की होगी। पीछे मई में जो इस महीने में आपने 7-8 लाख रुपया इकट्ठा डिपॉजिट किया था ना, वो ऑफिसर को पता नहीं चलना, क्योंकि उसने आपसे आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे 7 महीने की स्टेटमेंट दे, उसने कहा आखिरी 6 महीने की स्टेटमेंट। यानी ये जो मई में मैंने 7-8 लाख रुपया इकट्ठा रखवाया था वो शो नहीं होना। जून से जो मैंने स्टेटमेंट शुरू की, ट्रांसैक्शन शुरू की, वो ट्रांसैक्शन शो होंगी। इट्स मीन कि आप वीज़ा ऑफिसर को पता चलेगा कि ये बंदा अपनी पीछे लाइफ में 7-8 लाख रुपया इसने पहले भी सेव किया था, जो इसका ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा था। उसके बाद जून से लेके नवंबर तक भी इसने को 12-13 लाख रुपया जमा किया है। मतलब ये बंदे की अच्छी कमाई है पाकिस्तान में। ये अच्छी कमाई करके इसने स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है। इसके पास सेविंग्स हैं, ये सेविंग कर लेता है। ये टूर पे जाना चाहता है, इसको टूरिस्ट वीज़ा दे देना चाहिए, ताकि ये घूम फिर के हमारे कंट्री में पैसा मतलब जो है वो खर्च करे, और उसके बाद ये अपने कंट्री में वापस आ जाएगा। ये फिर 6 महीने में 13 लाख रुपया जमा कर लेगा। अगर ये 7-8 लाख रुपया हमारे कंट्री में आके खर्च करेगा ना, तो ये अपने कंट्री में जाएगा 6 महीने में, फिर इसने 12-13 लाख रुपया जमा कर लेना है, क्योंकि आपकी 6 महीने में 12-13 लाख रुपया आपने अपने अकाउंट में डाला है। तो ये सीन होता है, आपने स्टेटमेंट को बड़े एहतियात से और प्रॉपर वे में मेंटेन करना होता है। और जो सैलरी, ये बिजनेस वालों के लिए मैंने बताया, जो सैलरी पर्सन है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा है, 8 लाख पड़ा है, जितना भी पड़ा है, आपने अपनी सैलरी एक डिसाइड कर लेनी है। मिसाल दे देता हूँ, जैसे 10 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब 1 लाख रुपया मैंने सैलरी अपनी शो करनी है, तो मैं जो 4 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है ना 10 लाख में से, वो मैं इस महीने अपने अकाउंट में रखवा लूंगा, मई में। और फिर जून से मैं अपनी सैलरी अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए के हिसाब से डिपॉजिट करवाऊंगा, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, या किसी भी कंपनी के जरिए कि भाई ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि मैं आपका एम्प्लॉय शो हो जाऊँ।
या आपके जानने वाले किसी की कंपनी है उससे करवा लें। यानी 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ गया। आपने फिर क्या करना है, जो आपके पास 6 लाख रुपया बच गया ना, यानी 10 लाख रुपया था, 4 लाख मई में आपने ऐड कर लिया। जून से फिर आपकी हर महीने 1 लाख रुपया आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। सैलरी के अलावा कोई रकम नहीं आनी चाहिए। 6 महीने में 6 लाख रुपया आ गया, 4 लाख इस महीने वाला ऐड हो गया, 10 लाख रुपया आपका क्लोजिंग बैलेंस शो हो गया। हर महीने 1 लाख रुपया सैलरी आपकी शो हो गई। उसमें से आपने खर्च भी कर लेना है, ठीक है। बिजनेस वालों ने भी खर्च करना है और सैलरी पर्सन वालों ने भी। ऐसा नहीं करना है कि 20 लाख पड़ा है तो वो 20 का 20 ही शो करना है, उसमें से 19 शो कर ले, 18 लाख रुपया शो कर ले, कोई 1-2 लाख रुपया उसमें से खर्च भी करना है, ताकि ऑफिसर को पता चले कि ये पैसे सिर्फ कमाता नहीं है, ये खर्च भी करता है। खर्च डिफरेंट वेज में कर ले, जैसे अपने बिल ऑनलाइन पे कर लें, अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ कर लें, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, बाद में उसे कहें मुझे एटीएम के ज़रिए कैश निकाल के आप दे दो, लेकिन आपके अकाउंट से फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कि एक मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आएगा और मल्टीपल अकाउंट्स का यूज़ होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें। जिनके पास कैश पड़ा है वो जहालत से बाहर आएँ, अपने अकाउंट में वो पैसे यूटिलाइज़ करें, उनकी स्टेटमेंट बनाएँ। सबसे आसान प्रोसेस विज़िटर वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है। वर्क वीज़ा बहुत एक्सपेंसिव है आज के दौर में। अपॉइंटमेंट ही 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट बिक रही है, और वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो वो अपॉइंटमेंट भी ज़ाया, एजेंट को पैसे दिए वो भी ज़ाया। तो इसलिए मामलात वर्क वीज़ा को लेके थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं पाकिस्तान में। टूरिस्ट विज़िटर वीज़ा है जो ऑल टाइम हमेशा इक्वल रहता है, और समर सीज़न है, वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में और तमाम ममालिक में, मोस्टली कंट्रीज़ में समर सीज़न में समर वेकेशंस होती हैं, यानी छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की। आपके बच्चों को भी होती हैं, और वो ऑब्वियसली वो एक अलग डिबेट है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप बच्चों को लेके जाएँ, एंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान में या इवन के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो सारे यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग समर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, और वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जाके छुट्टियां गुजारते हैं। तो उनकी मेंटालिटी भी यही है। मतलब गोरा जो बैठा हुआ है, वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर जर्मनी का है, स्पेन का है, नीदरलैंड का, आइसलैंड का, नॉर्वे का, कनाडा का, कोई भी वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है जिसने वीज़ा आपको देना है, वो यही मेंटालिटी है उसकी, कि गर्मियों में जैसे हम भी निकलते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तानी भी निकलते होंगे। तो ये गर्मियाँ जो है ना, ये समर सीज़न जो है, ये बेस्ट होता है फॉर टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, नंबर हमारे व्हाट्सएप स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है, वेट करना है, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है। आपने कॉल नहीं करनी, बार बार ना कॉल करनी है, बस अपना वॉइस मैसेज करना है। आपकी क्या क्या क्वेरी है, आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, किसी भी कंट्री का, आपने फाइल प्रिपरेशन करवानी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने जॉब हंटिंग प्रोसेस करवाना है, आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मशवरा लेना है डिटेल में, तमाम चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे, और विदाउट चार्जेस गाइडलाइंस। सर्विस कोई भी लेनी है वो पेड है। विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है उसकी हमारी फ़ीस है, टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है, विजिटर वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए उसकी फ़ीस है, फाइल प्रिपरेशन की फ़ीस है। लेकिन गाइडलाइंस जो होती है वो हमारी फ्री है, यानी मशावरत फ्री है, आप मशवरा हमारे साथ फ्री कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस फ्री कर सकते हैं, फ्री नसीहत आपको करेंगे। आपने व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज कर लेना है, वेट करना है, हमने खुद ही आपको जवाब दे देना है, ठीक है। और ये विदाउट चार्जेस आपको गाइड करेंगे। सर्विस लेनी है वो पेड है, गाइड करना जो आपको है वो फ्री है। अगर आपको नहीं समझ आई कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है, फिर भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम आपको डिटेल में गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अगर आप कहते हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, मुझे टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है, तब भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। अगर आपके पास जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कहते हैं यार मेरे पास स्टेटमेंट तो है लेकिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, लेटर हेड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप राब्ता कर ले, हम आपको गाइड कर देंगे। आई थिंक ये बड़ी यूनिक चीज़ें थी, बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पे इस हवाले से आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, नहीं करना, बाहर जाना है, नहीं जाना, कम अज़ कम अपना अकाउंट ओपन करवा लें, कम अज़ कम अपना एनटीएन बनवा लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जब भी वीज़ा अप्लाई करना हो, वो उन उन उस बैंक अकाउंट के ऊपर डेट पुरानी आ रही हो, एनटीएन के ऊपर डेट पुरानी आ रही हो। मतलब वो थोड़ी जो ऑथेंटिसिटी आपकी बढ़ जाती है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अभी नहीं करना, कम से कम अपना एनटीएन, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट, या बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे नहीं है, कम से कम बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। ये दो काम लाजमी करवा लें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, ये सर्विस हम भी आपको दे सकते हैं अगर आपने बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन बनानी है या बैंक अकाउंट ओपन करवाना है।
लेकिन ये लाजमी करवा लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपके लिए आपको मौका मिले या आपका माइंड बन जाए, ये फ्यूचर में कभी भी इस तरह का टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें अवेलेबल हों, आप उनको यूज़ कर सकें। उम्मीद है जो आपको समझाना मैं चाह रहा था, वीडियो 20-21 मिनट की हो चुकी है। मैंने कोशिश, मैं यकीन करें पूरी करता हूँ कि 7-8 मिनट से ज़्यादा ना जाए, लेकिन मेरे फिर माइंड में चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं, मैं कहता हूँ यार ये भी मैं समझा दूँ इनको, ये भी समझा दूँ, ये भी समझा दूँ। तो वो फिर पता ही नहीं चलता 20-21 मिनट पे। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई, आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।